Hello, dear student. Good morning to all of you. Well, myself, Dr. Pranjali, और मैं आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो कि आपका फर्स्ट पेपर है वो पढ़ाऊंगी. सो टुडे थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर ले लेते हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी मेरे बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि यू आर न्यू. सो मेरा नाम डॉक्टर प्रांजलि है और मैं पीएचडी मैथमेटिक्स हूँ. ये कुछ मेरे बारे में है कि मैंने कौन कौन से फेलोशिप पे पीएचडी के ड्यूरेशन में काम किया, कौन कौन सा मुझे स्टूडेंट अवार्ड मिला. सो दिस इज जस्ट फॉर बीइंग यू टू बी मोटिवेटेड. आपको मोटिवेट रहना है कि आप सब कुछ कर सकते हैं प्रोवाइडेड आप रेगुलर रहिए. कोई डाउट है तो वो मुझसे हमेशा टाइम टू टाइम पूछते रहें. एंड दैट इज द वे विच लीड यू टू सक्सेस. ओके, क्योंकि आप आए हैं, अभी आपका ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ है, तो यहां से आपकी जर्नी शुरू होती है टुवर्ड्स करियर. चलिए, तो आज के लेक्चर में, क्योंकि डिस्क्रीट का सिलेबस आप सब लोग देख लीजिए, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं. और डिस्क्रीट के कोर्स में जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हमारा सेट, रिलेशन, फंक्शंस, पिजन होल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ये सभी कुछ है. तो इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे. ठीक है. सो मैंने राइट साइड में लिखा है कि आपको पता चलेगा सेट क्या है, फिर टाइप्स ऑफ सेट, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन रिलेशंस. तो आज जो लेक्चर है मैं रिलेशन पे तक ले जाऊंगी, फिर रिलेशन की आपको काउंटिंग भी सिखाऊंगी. ये सिर्फ आपके यहीं काम नहीं आएगा, ये आपको आगे भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप देने जाएंगे तो उसमें भी कई बार ये रिलेशंस क्वेश्चन, ये पार्ट ऐसा है यहां से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. ठीक है. तो सेट क्या है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. इसका मतलब देखिए, दो बातें हैं जिन पे फोकस किया गया है कि डिस्टिंक्ट हो ऑब्जेक्ट, जिसे भी आप सेट कहना चाहते हो उसमें ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो भी डिस्टिंक्ट. एंड जो दूसरी चीज है वेल डिफाइंड. अब वेल डिफाइंड से मतलब क्या है ये जान लेते हैं. वेल डिफाइंडनेस ये जज करती है, ये डिसाइड करती है कि कौन सा एलिमेंट आप सेट में लेंगे और कौन सा नहीं लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अब आप एक सेट लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो कि हमने बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है टी सेट. तो अब आप इसका नाम आपको डिसाइड कर रहा है कि व्हाट एलिमेंट शुड बी इंक्लूडेड, कौन कौन से एलिमेंट इसमें लिए जाएं. अब ऐसा तो है नहीं आप राइस प्लेट रख देंगे इसमें, नो. इवन दो स्पून आएंगी, स्पून हो सकती हैं, कप हो सकते हैं, सॉसर हो सकती है, तो ऐसी चीजें कैटल हो सकती है, ये सब चीजें आप इसमें लेंगे. बट राइस प्लेट कहूं मैं, फुल प्लेट कहूं, एंड ऑल अदर थिंग्स, सर्विंग स्पून, ये सब तो इस चीज में नहीं आएंगे. तो वेल डिफाइंड का मतलब है कि जो सेट आपने एक बार डिसाइड कर लिया उसमें किस टाइप के एलिमेंट्स आ सकते हैं, ये बात वेल डिफाइंडनेस एक रूल है. वेल डिफाइंड मीन्स अ रूल, एक नियम by which it decides that which element should belong to the set. Belongs to set. Okay? तो ये एक ऐसा रूल है सेट. अब आपने बहुत सारे सेट सुने होंगे. अब देखिए, सेट को लिखने के दो तरीके हैं. नंबर 1, टेबुलर फॉर्म. नंबर 2, सेट बिल्डर फॉर्म.
बिल्डर फॉर्म। अभी मैं इनके बारे में भी बताऊंगी, लेकिन अब जब आपको सेट का पता चल गया है तो सेट को डिनोट करने का जो तरीका होगा, कैसे डिनोट करेंगे आप इसे? सेट को डिनोट हमेशा करेंगे कैपिटल लेटर्स से, ठीक है? जैसे कैपिटल X लिख दो, कैपिटल A, कैपिटल B। सो कैपिटल लेटर से हम सेट को डिनोट करते हैं, और जो उसके मेंबर्स होते हैं वो हम लिखते हैं स्मॉल लेटर्स से, ठीक है? स्मॉल लेटर्स से, ठीक है? तो दोनों चीजें पता चल गई। जो सेट के अंदर एलिमेंट होंगे वो हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, और जो सेट खुद जिसे सेट लिखेंगे वो कैपिटल X हो सकता है, A, B, C, जो भी आपको यूज करना है वो यूज करेंगे। अब देखिए सेट को डिनोट करने के दो तरीके हैं, एक टेबुलर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में जो एलिमेंट्स हैं उन्हें लिस्ट किया जाता है कि अगर आपके घर में, सोचिए फैमिली का एक सेट लिख रहे हैं, तो आपके घर में जितने मेंबर्स हैं आप उन सबको लिस्ट कर देंगे। और सेट बिल्डर फॉर्म में एक जनरल एलिमेंट के थ्रू हम इसे डिनोट करते हैं। जनरल एलिमेंट से मेरा क्या मतलब है? सपोज करिए आपको एक सेट लिखना है सारे विलेज के पर्सन्स का, जितने भी एक गांव में सारे लोग रहते हैं उन सभी का सेट लिखना है। तो आप कैसे लिख पाएंगे? सबके नाम लिखते रहेंगे, सो इट विल कंज्यूम द टाइम। आपको मैं कह दूं सारे इवन नंबर्स का कलेक्शन लिख दीजिए, तो आप तो बहुत टाइम लगेगा। सो इसलिए फिर सेट बिल्डर फॉर्म ऐसी जगह यूज होती है जहां पर एलिमेंट को लिखना जल्दी से पॉसिबल नहीं होता, ठीक है? टेबुलर फॉर्म में लिस्ट कर देंगे, जैसे एग्जाम्पल x is equals to 1 2 3 4, ठीक है? तो सेट को डिनोट करने का कर्ली ब्रैकेट में डिनोट करेंगे। सेट खुद कैपिटल लेटर होगा और एलिमेंट स्मॉल लेटर से होंगे, और अगर एलिमेंट खुद हैं तो वो ऑब्वियसली वही आएंगे, ठीक है? बट सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा नहीं है। देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या होती है सेट बिल्डर फॉर्म, तो मैंने आपको यहाँ लिख दिया है ऑलरेडी। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? In this form, a set is represented by a general element of the set along with the property. इसका क्या मतलब हुआ कि जनरल एलिमेंट से डिनोट करेंगे, जनरल एलिमेंट, और साथ में क्या? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तो कौन सी? कि सपोज करिए ये इवन नंबर है, ऑड नंबर है, या वॉवेल है, तो ऐसे कैसे डिनोट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं X is the set of even number, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हुई? कौन से होते हैं इवन नंबर? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो हम इस सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं एलिमेंट को? x ऐसा है, वो कौन से x आएंगे? सच दैट x इज डिविजिबल बाई 2, तो वो सभी ले लेगा। अब देखिए दो बातें हैं, इवन नंबर कहा है या इवन इंटीजर कहा है, इन दोनों बातें अलग हैं। तो अभी नंबर के लिए बात कही है तो मैं नेचुरल नंबर से ले लूंगी। शायद आपको नॉन सेट तो सभी पता होंगे कि यहाँ पे मैंने फैमिलियर सेट लिखा भी है, ठीक है? तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी। तो अगर सेट ऐसा है तो जनरली उसमें बहुत सारे एलिमेंट आने वाले हैं, तब आप इस फॉर्म का यूज करते हो, और मोस्टली ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है यूज करने वाली, मोस्ट कॉमन फॉर्म, यही मोस्ट कॉमन फॉर्म है क्योंकि इसी से आप यूज करते हो, ठीक है? अब फैमिलियर सेट मैंने कौन कौन से लिखे हैं देखिए। जो फर्स्ट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याओं का, सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं। ये सब पता ही है आपको कि n से हम नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं,
सेट ऑफ इंटीजर मतलब पूर्णांक, फिर क्यू परिमेय संख्याएं, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याएं। एक बात और आप डिसाइड कर लीजिएगा, अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो आप बुक साथ में रखिएगा, समझाती मैं दोनों में रहूंगी बट आई विल प्रोवाइड यू नोट्स इन इंग्लिश। एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट क्या है? देखिए सेट तो अभी आपको पता था कि सेट है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, दो फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है, बट एम्प्टी सेट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उस सेट को एम्प्टी सेट कहते हैं और उसे डिनोट करते हैं हम फाई से, फाई जिसमें कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। सो ये है हमारा एम्प्टी सेट, चाहे ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे, ठीक। जो बातें सेट में काम की है मैंने वो सारी आपको लिस्ट की हैं यहाँ पर। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं एम्प्टी सेट के लिए आपको बताऊं। एग्जांपल x is equals to x small x such that x square is equals to -1 and x belongs to the set of real number। अब मुझे बता दीजिए कि x में कितने एलिमेंट आने वाले हैं। x ऐसी वास्तविक संख्याओं का सेट है कि जिनका स्क्वायर करने पर नेगेटिव आ जाए। अब बताइए क्या कोई ऐसा रियल नंबर है? नहीं, नो x in belongs in R such that x square is equals to -1। क्योंकि देखिए x में प्लस भी है माइनस भी है 1/2 भी है 1/3 भी है √3 भी है 1/√2 भी है, लेकिन अगर आप किसी का स्क्वायर करते हो तो नेगेटिव तो कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब x किसी भी कोई भी वास्तविक संख्या ऐसी नहीं हो सकती है। इट मीन्स व्हाट? x is equals to 5। इसका मतलब ये 5 है, ठीक है। तो एम्प्टी सेट पता चल गया कि आपने तो ऐसी कंडीशन दे दी लेकिन उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि x एक एम्प्टी सेट है। क्लियर हो गई बात? चलिए सबसेट देख लेते हैं। व्हाट इज द सबसेट? अगर a और b दो आपको सेट दे दिए जाएं सच दैट every element of A is also an element of B, then the set A is called the subset of B। इसका क्या मतलब है कि आपके पास दो सेट हैं और आप कहना चाहते हो कि मेरा A B का सबसेट है या नहीं, तो कैसे लिखेंगे आप उस बात को? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम कहेंगे A, एक A है एक B है, और अगर आपने कह दिया कि A में 1 2 थे और B में 1 2 3 थे, तो हर एलिमेंट A का B के अंदर भी है, तो तब हम कह देंगे A इज अ सबसेट ऑफ B। इज इट क्लियर? क्योंकि हमें डिनोट कैसे करना है? A इज सबसेट ऑफ B। क्लियर हो गई बात? तो पर अगर मैं ये कह दूं कि A में 1 2 थे और B में 2 3 4 5 थे, तब A is not subset of B as 1 belongs in A but 1 B में तो नहीं है। बिलोंग करने का मतलब मेंबर है या नहीं। जब भी हमारे ये मेंबर होंगे ये सेट में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब A अब सबसेट B का नहीं रहा। यदि हर एलिमेंट A का B में नहीं होगा तो फिर उसे सबसेट नहीं बोलेंगे आप। तो चलिए कुछ एग्जांपल। आपने नेचुरल नंबर का सेट ले लिया तो वो इंटीजर का सबसेट है? बिल्कुल है। नेचुरल नंबर रियल नंबर का भी सबसेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सबसेट है। जनरली जो वेन डायग्राम बनाते हैं हम, तो ये A रख लिया हमने और ये B रख लिया, क्योंकि देखिए A का हर एलिमेंट B के अंदर भी B, तो ये पूरा का पूरा है और A ये है, ठीक। तो इसे कह देंगे सबसेट। अब सबसेट है तो दो टाइप के सबसेट हो सकते हैं। चलिए पहले सबसेट पे बात कर लेते हैं। फाई जो कि एम्प्टी सेट है वो सबसेट है हर सेट का। ये बहुत छोटी सी बात है और देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। कैसे?
क्योंकि आपने कह दिया कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है। भाई ये क्या बात हुई, एम्प्टी सेट में तो कुछ है ही नहीं। अरे जब कुछ नहीं है तो दूसरे सेट में आप मना कैसे कर देंगे कि वो एलिमेंट नहीं है? क्योंकि आपको कंडीशन एक वे में देखनी है कि ए का हर एलिमेंट बी में प्रेजेंट होना चाहिए, बी में चाहे कितने भी एक्स्ट्रा एलिमेंट क्यों ना हो। तो ए का हर एलिमेंट, अब ए में तो कुछ है ही नहीं, तो आप उसे बी में मना ही नहीं कर सकते। अब जब मना नहीं कर सकते तो कंडीशन फेल नहीं हुई, फेल नहीं हुई तो सबसेट है। बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो ये बहुत ही ट्रिवियल सी बात है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें ये देखना है कि कंडीशन फेल तो नहीं हो रही, और फेल नहीं हो रही तो बिल्कुल सबसेट है। दूसरी बात, अगर कोई सेट खुद से आपने ले लिया, यानी कि ए भी अपने आप का सबसेट है, बिल्कुल है, क्योंकि ए का हर एलिमेंट ए इक्वल है ना ए के, ए का हर एलिमेंट ए में तो हो गई। सो दैट इज आल्सो द कंडीशन एंड विच वेरीफाइज दैट ये दोनों कंडीशन सबसेट के लिए हैं। तो अब आप देख रहे हैं हमें दो ऐसे सबसेट मिल गए जो हमेशा होंगे, और हमेशा होंगे तो वो हो गए इम्प्रॉपर, और इसके अलावा जितने भी सबसेट होंगे वो होंगे प्रॉपर। तो सबसेट कितने टाइप के होते हैं? दो, नंबर 1 प्रॉपर, नंबर 2 इम्प्रॉपर। ठीक है, इम्प्रॉपर का तो हमें पता चल गया कि कौन से होते हैं इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर कौन से होते हैं? एक तो फाई और एक सेट इटसेल्फ, जो कि सेट खुद था वही। जैसे मैंने आपको a इज इक्वल टू 1 2 दे दिया, तो a के सबसेट लिखना चाहेंगे तो a खुद भी और एक फाई, तो ये दोनों तो इम्प्रॉपर हो गए इसके सबसेट। ठीक, और प्रॉपर में कौन से हो गए? a इज सबसेट ऑफ b जब a नॉट इक्वल टू b है और साथ में a फाई भी नहीं है। बस इसके अलावा जो भी सबसेट होंगे वो सारे के सारे प्रॉपर होंगे। ठीक है, प्रॉपर। चलिए, अब कंपेरेबल सेट कौन से होते हैं, मतलब आप कब कंपैरिजन कर सकते हैं दो सेट्स का? पहली बात कब? जब दो सेट में से या तो पहला सेट दूसरे का सबसेट हो जाए, या बी ए का सबसेट हो जाए, या ए बी का। इसका मतलब या तो ए बी का सबसेट है, चाहे वो इक्वल ही क्यों ना हो, इक्वल होंगे तो ऑब्वियसली होंगे, या बी ए का हो। ये और की कंडीशन है, तब दोनों सेट कंपैरेबल हो जाएंगे। अब आपको सबसेट पता चल गए, सबसेट दो टाइप के थे, क्यों ना इन सारे सबसेट्स को आप एक कलेक्शन में रख लें, एंड व्हाट दैट कलेक्शन इज, तो उसे बोलते हैं हम पावर सेट। पावर सेट क्या है? द collection of all the subsets of A is called power set of A and denoted by P of A। जिस सेट के सबसेट इकट्ठे कर रहे हो ना उसे ही PA कह रहे हो। ठीक है, सपोज करिए A आपको एक सेट दे दिया, और आप क्या कर रहे हैं? P of A लिख रहे हैं, तो उसे क्या कहोगे आप? पावर सेट। पावर सेट में क्या है? सारे के सारे सबसेट्स रख लिए, ऑल सबसेट्स। अब ऑल में ध्यान रखिएगा, ऑल में फाई भी आता है और ऑल में इटसेल्फ भी आता है। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए मैंने दिया भी हुआ है, आप ए ले लीजिए, 1 2 3 तीन एलिमेंट है ए के अंदर। तो सबसे पहले मुझे जब नहीं पता है तो एक तो फाई लिख दिया मैंने, और ये मैंने ए लिख दिया, ए का मतलब 1 2 3 है ना, कर्ली ब्रैकेट में। ठीक, अब देखिए सबसेट का मतलब है कि ए का हर एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो। तो देखिए बहुत ही स्मॉल सी थिंग है जिसे आप हमेशा सबसेट निकाल लेंगे, 1 2 3। अब ए का हर एलिमेंट बी में चाहिए, वो सबसेट होगा, तो मैं कहती हूँ बी 1। 1 का मतलब मैंने कहा कि जो मेरे एक एलिमेंट रख रहे हैं, क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी में चाहिए होता है, तब हम ए को सबसेट कहते हैं बी का। तो बी में एक एलिमेंट हुआ तो ये वाले सबसेट हो गए ना, ये तीन सबसेट बन गए मेरे अलग अलग। भाई 1 है, 1 ऑब्वियसली इसमें है, 2 2 भी इसमें है, 3 3 भी इसमें है। ठीक है, अब मैंने कहा B2 दो एलिमेंट वाले कौन कौन से हो सकते हैं? 1 2 ले लीजिए,
1 3 ले लीजिए, 2 3 ले लीजिए, ठीक है। तो ये भी सबसेट है और अब B3 तो खुद A ही हो जाएगा, ठीक। और एक 5 तो मैं पहले से कहती आई हूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल्स टू 8 हो गए। क्या इसका कोई जनरल फॉर्मूला है? बिल्कुल है, देख लेते हैं कैसे है। अब आपको देखिए जो मैंने मेथड बताया एक्चुअली हमें यही करना है, क्योंकि जितने आपके पास सपोज करिए किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं और आपको उसके सबसेट निकालने हैं, तो क्या किया जाएगा? ठीक, तो क्या किया जाएगा? सबसे पहले अगर कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A is called the cardinality of the set, और सेट में अगर नंबर फाइनाइट होता है तो उसे फाइनाइट सेट कह देते हैं, और अगर सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो हम उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं, ठीक है। तो सेट में सपोज करिए n एलिमेंट्स हैं, तो आप कर क्या रहे थे अभी तक कि n में से एक चूज कर लीजिए, तो n में से एक चूज करने पे जितनी वैल्यू मिलेगी वो एक एलिमेंट वाले सबसेट होंगे, जैसे मैंने पहले B1 निकाला, ठीक। उसके बाद आपने n में से 2 चूज करने के बाद निकाल लिए तो ये वाले मिल गए, फिर n में से 3 चूज करिए और चलते चलते आपने NCN तक पहुंच गए जो कि A ही होगा, लेकिन अभी इसमें 5 तो नहीं आया, तो 5 कैसे मिलेगा? NC0, n में से कोई भी एलिमेंट चूज मत करिए, तो इसका मतलब 5 मिलेगा NC0 से, ठीक। और NCN से A मिलेगा, यहां से 5 मिलेगा और बाकी सब NCN तक। तो चलिए मैं इसे पूरा कर देती हूँ, स्पेस कम था इसलिए मैंने उसको रब कर दिया। तो PA की कार्डिनैलिटी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A। कैसे निकलेंगे? NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, देखिए सबको ऐड ही करना पड़ेगा क्योंकि आपने ये तो निकाल लिया, ये तो दे देगा आपको 5, और चलते 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 आपने NCN ले लिया, n में से n के n चूज कर लिए तो वो A मिल जाएगा आपको, तो बीच में सारे प्रॉपर मिलेंगे, तो ये सारे प्रॉपर दे रहे हैं और बाकी ये और ये मिलके इम्प्रॉपर दे रहे हैं, ठीक है। तो NC0 की वैल्यू कितनी हुई? 1 प्लस, अब आप ये सब निकालिए और अगर आपको याद हो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCN ये क्या होता है? 1 प्लस, याद हो अगर 1 प्लस x की पावर n इज नथिंग बट NCx, ये पढ़ा होगा आपने बाइनोमियल थ्योरम में 12th में। तो ये 1 प्लस क्या बन गया? 1 प्लस x की जगह कितनी वैल्यू आ गई? 1, क्योंकि इनके कोफिशिएंट देख रहे हैं आप, तो ये क्या आ गया हमारा? NC0 NC1, ये आपने दो तीन जगह पढ़ा होगा, परमुटेशन में भी पढ़ा होगा इसकी वैल्यू। तो 1 प्लस 1 की पावर n इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। सो अगर सेट के अंदर n एलिमेंट हैं, देन पावर सेट कंसिस्ट 2 की पावर n एलिमेंट्स, ओके। तो ये हो गई हमारे टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो जैसे ही मैं आपको दूंगी, अगर सेट में 10 एलिमेंट है तो अब आप फटाफट बता देंगे कितने नंबर ऑफ सबसेट है, ठीक है। तो टोटल हुए 2 की पावर n। अब अगर मैं इनसे प्रॉपर पूछूंगी आपसे तो आपको पता ही है, इसमें से 2 माइनस कर दीजिए और इम्प्रॉपर तो हमेशा 2 ही होते हैं, क्लियर। चलिए अब यूनिवर्सल सेट क्या है, तो मैं होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा कि पावर सेट क्या है। अब यूनिवर्सल सेट, तो अगर
ऑल द सेट्स जो हम कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडरेशन में है हमारे जो भी सेट, जैसे सपोज करिए कि अब आप किसी फ्रूट्स का कलेक्शन ले रहे हैं, तो आपने ये मान लिया कि यूनिवर्सल सेट में जितने भी हमारे एनवायरनमेंट में फ्रूट्स हैं उन सबको एक कलेक्शन में रख लिया है, दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। तो जिस भी रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं, सपोज करिए वेसल्स की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, आप किसी कॉलेज के किसी कलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो आपने उसमें सारे स्टाफ को एक कलेक्शन में रख लिया है। तो जिस भी कंसिडरेशन में यू आर टॉकिंग अबाउट, तो आपको मानना है कि जितने भी हमारे सेट्स हैं सब उसी के सबसेट हैं, एंड दैट सेट इटसेल्फ इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। बट प्रोवाइडेड आपने ऐसा नहीं माना कि सब जानवर, सब ह्यूमन बीइंग, सब ट्रीज ऑल आर इन दिस कंसिडरेशन। जिस कंसिडरेशन को ले रहे हो, मैं फोकस कर रही हूं इस बात पे बार बार, आप जैसा कलेक्शन ले रहे हो, आप अगर नंबर्स का कलेक्शन ले रहे हो तो आपने ये मान लिया कि जितने नंबर हमारे हैं एग्जिस्टेंस में, नेचुरल नंबर हो, रियल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये सब एक कलेक्शन में है, दैट इज आपको पता ही है सी। तो आप ये मान के चलेंगे कि सभी कॉम्प्लेक्स नंबर है यूनिवर्सल सेट। लेकिन अगर आप ह्यूमन बीइंग का ले रहे हो तो आप में उसमें नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं है। सो जैसी सिचुएशन वैसा यूनिवर्सल सेट होगा। ओके, सो टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन, इट डिपेंड्स व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट। नाउ सेट में कुछ ऑपरेशन भी हैं, जैसे आपके पास नंबर्स में ऑपरेशन होते थे कि आप कह रहे हैं ए और बी, मेरे पास दो नंबर हैं तो उनको आप ऐड कर लेते थे, सब्ट्रैक्ट कर लेते थे, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो ये क्या है, नंबर्स के ऑपरेशन। ऐसे ही सेट के ऊपर कौन से ऑपरेशंस हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, मेनली सिमेट्रिक डिफरेंस भी है और डिफरेंस भी है। तो चलिए यूनियन, क्योंकि आप ये पढ़ के आए होंगे तो मैं जस्ट इसको तो रिवाइज ही करा रही हूँ कि यूनियन क्या है, ए यूनियन बी। सो एक्स, कैसे एक्स आए हैं उसमें कि जो एक्स ए में भी हो या बी में हो। तो ये बात ध्यान रखने वाली है, जैसे ये मेरा सेट ए है, एक मेरा सेट कहीं दूर बी पड़ा था, ठीक है, और मैं इन दोनों का यूनियन करना चाहती हूँ। तो यूनियन में मेरे हो सकता है इनमें कुछ कॉमन भी हो, ये पूरा यूनियन, ठीक है, क्योंकि कॉमन वाले को आप एक ही बार लेंगे। क्लियर हो गई बात। तो चाहे वो एक्स ए में भी हो चाहे बी में, जैसे ए में 1 2 है, बी में 2 3 है, तो एक तो कॉमन भी है इन दोनों में, तो ए यूनियन बी में क्या आ गया आपके पास, 1 2 3। तो चाहे वो एक्स में हो चाहे वाई में हो, वो यूनियन में आ ही जाएगा। इंटरसेक्शन में क्या है, जो दोनों में होगा। अब देखिए इंटरसेक्शन बनाते वक्त केवल आपको ये वाला पार्ट लेना है जो इन दोनों में कॉमन है। जैसे कि इंटरसेक्शन अगर मैं लूं ए और बी का, तो वो आ जाएगा 2। डिफरेंस लेते वक्त ए में से बी को घटा दीजिए, इसका मतलब यदि ए और बी में कुछ कॉमन था तो आपने, ये ए है और ये आपका बी है, तो ए में से ये पूरा बी हटा दीजिए, दैट इज कॉल्ड द ए माइनस बी। ठीक है, तो ए में से ये हट भी गया, अब ये वाला पार्ट बच गया, ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा पार्ट बच गया, ए माइनस बी। ठीक है, और a माइनस बी, बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता, जबकि अगर a यूनियन b लोगे वो b यूनियन a के इक्वल होगा, इंटरसेक्शन भी इक्वल होगा, पर डिफरेंस इक्वल नहीं होगा, क्योंकि b माइनस ए जब लेंगे आप तो ऐसे b रख लीजिए, ये a रख लीजिए, क्योंकि b माइनस ए में जो बचेंगे एलिमेंट वो a में नहीं होंगे, तो डिपेंड्स करेगा। डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं, जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, जैसे a इज इक्वल्स टू आपने लिया 1 2, b इज इक्वल्स टू 4 5, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो a इंटरसेक्शन b क्या हो गया 5, सो a एंड b आर डिसजॉइंट। तो अब आपको पता चल गया होगा सेट के बारे में काफी सारी बातें। अब आ जाते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। ठीक है, यहीं से हमारी रिलेशन की फाउंडेशन रखी जाती है। सो व्हाट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट? लेट x and y be two sets
देन द सेट x क्रॉस y। देखिए आपने यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ लिया, डिफरेंस पढ़ लिया, अब एक तरह से मल्टीप्लाई नहीं पढ़ी थी आपने कि मैं दो सेट को मल्टीप्लाई कैसे करूं। तो मल्टीप्लाई ऐसी वाली मल्टीप्लाई नहीं है जैसे आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते थे, यहाँ मल्टीप्लाई कार्टीजन प्रोडक्ट में है। और कार्टीजन भी बड़ा ही सोच के नाम दिया गया है, क्योंकि अगर आपको याद हो कार्टीजन प्लेन एक्स वाई प्लेन में जब आप कोई नंबर रखते हो वो a कॉमा बी टाइप का होता है और वो ऑर्डर्ड पेयर है, ये आपको पता है। 1 और 2 लिखूंगी मैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और अगर मैं -1 -2 रखूंगी तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इसके अलावा 1 2.21 के इक्वल भी नहीं होगा। 1 2 का मतलब है एक्स एक्सिस पे 1 गए और y पे 2 गए तो वो यहाँ होगा, और जबकि 2 1 मुझे एक्स एक्सिस पे 2 जाना पड़ेगा और y पे 1। तो ये जो रिलेशन है ये भी ऑर्डर्ड पेयर, सॉरी ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये भी ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाएगा। यहाँ भी x कॉमा y लिखने का मतलब ये एक x x से आ रहा है और y y से आ रहा है, ठीक है, क्योंकि x के एलिमेंट आपको पता ही है। ठीक, जब आप प्रोडक्ट करने जाओगे तो आपको x का पता होगा, y का भी पता होगा, तो x x से आएगा, y y से। बट यहाँ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी कि यदि x या y में से कोई भी फाई हो गया, देखिए नोट लिखा हुआ है मैंने, तो x और y में फाई ही आएगा, क्योंकि देखिए आप क्या कर रहे हैं, x x से आ रहा है, y y से, तो पहला जब टपल हो गया, इन्हें टपल्स बोलते हैं, ये पूरा का पूरा x कॉमा y तो है ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि इसका ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। और जो ये x है ये हुआ फर्स्ट टपल, और ये जो y हुआ ये हुआ सेकंड टपल। ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या हुआ, x x से आ रहा है, y y से आ रहा है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन अगर अब फाई हो गया तो पहले टपल पे फाई, वो जो कि कुछ नहीं है, तो ये प्रोडक्ट ही डिफाइंड नहीं होगा, तो x क्रॉस y भी फाई होगा। इज इट क्लियर? चलिए एक एग्जांपल बता देते हैं x क्रॉस y का। चलिए x में ले लीजिए 1 2, y में ले लीजिए ए बी। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं बी में y में दो ही एलिमेंट लूंगी, मैं 3 4 भी ले सकती हूँ, बट छोटा ही एग्जांपल लिया है मैंने, तो इसलिए मैं x क्रॉस y को जरा कंप्यूट कर लेते हैं। तो 1 कॉमा ए, पहले 1 से a को भी करेंगे, फिर 1 से b को भी ऑपरेट करेंगे, फिर 2 से a को करेंगे, 2 से b को भी करेंगे, क्योंकि आपने क्या कह दिया, x x से आएगा, y y से, तो x के लिए दो दो चॉइसेस है 1 और 2, और y के लिए भी दो दो चॉइसेस है a और b, तो 4। तो पता चल गया x क्रॉस y कैसे लिखना है, सारे एलिमेंट की प्रोडक्ट करनी है। नंबर 2, अगर x के अंदर n एलिमेंट हैं, y के अंदर m एलिमेंट्स हैं, तो x क्रॉस y में उन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी। तो अगर x में 4 हुए, इफ x में 4 y में 5, तो x क्रॉस y में कितने एलिमेंट होंगे, 20 बाय दिस रूल। आप देख ही रहे हैं, क्योंकि एक एलिमेंट के लिए पूरी की पूरी n चॉइस, फिर दूसरे के लिए n, फिर तीसरे के लिए n, तो टोटल m एलिमेंट्स के लिए n चॉइस, तो प्रोडक्ट में mn चॉइस, पूरा mn कार्डिनलिटी मिल जाएगी। देखिए मैंने यहाँ एक और एग्जांपल दे दिया है आपको कि अगर A में 1 2 3 और B में 2 A B C हैं, तो पहले 1 के साथ A, 1 के साथ B, 1 के साथ C, 2 के साथ A, 2 के साथ B, C, फिर 3 के साथ भी ऐसे ही, तो पूरे के पूरे कितने एलिमेंट्स हो गए, 3 into 3, इसका मतलब 9 एलिमेंट्स। क्लियर हो गई बात? अब आ जाइए जो हमारा पार्ट है रिलेशन। आपको सेट का पता चल गया, आपको सेट के ऑपरेशंस का पता चल गया, पावर सेट निकाल सकते हैं।
देखिए मैंने पावर सेट की कार्डिनलिटी को निकालना भी बता दिया, कैसे आप सबसेट निकालेंगे। तो जिस दिन भी मैं ऐसी आपको कुछ असाइनमेंट टाइप के भी देती रहूंगी, आपको ये भी करना है। कोई डाउट होता है, जब आप वीडियो के जो भी आप वीडियो देखेंगे, और देखिए आप पूरा देखेंगे लेक्चर, तभी आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि आप भी जानते हैं ऑनलाइन में आपको जब तक पूरा देखेंगे, अपनी नोटबुक रख के बैठिए, कोई डाउट रहता है वहीं लिखिए, तुरंत मुझे कमेंट में लिखिए, अदरवाइज मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए रिलेशंस पढ़ लेते हैं। ठीक, तो अब आपको देखिए, अभी तक आपके पास सेट ए था, फिर बी था, अब आपने ए क्रॉस बी भी बना लिया। तो ए क्रॉस बी में आपने देख ही लिया कि उसमें जो कार्डिनलिटी है वो कितनी है, m इंटू n। अब रिलेशन क्या है, दो चीजें पता है, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट पता है आपको, और दूसरा आपको सबसेट भी पता है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन है रिलेशन। सो कोई भी सबसेट ए क्रॉस बी का इज कॉल्ड द रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई। इसका मतलब ए और बी, ये जो दो सेट्स हैं, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट, क्योंकि अभी हमने ए क्रॉस बी निकाला था, देखिए पिछले पेज पे ये ए क्रॉस बी निकला हुआ है, इसका कोई भी सबसेट ले लीजिए। अब इस ए क्रॉस बी को एक नया सेट समझ लीजिए। ए क्रॉस बी जो निकला, सपोज करो ये मेरा एक सी है, न्यू सेट, एक इसको नया सेट समझ लीजिए। अब जब नया सेट समझ लिया है, तो ये अब सेट की तरह बिहेवियर कर रहा है ना, हमारा ये सेट है। सो एनी सबसेट, कोई कंडीशन नहीं है, एम्प्टी भी हो सकता है, खुद भी हो सकता है, एनी सबसेट ऑफ सी इज कॉल्ड रिलेशन। अब आपको तो सबसेट के लिए तो मैंने पूरी कहानी सुनाई है कि सबसेट कैसे हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं, नंबर 1 इम्प्रॉपर, नंबर 2 प्रॉपर। और प्रॉपर में तो आपको बहुत ही आसान तरीका है, एक एलिमेंट वाले सबसेट, दो एलिमेंट वाले सबसेट, तीन एलिमेंट वाले सबसेट। तो इसका मतलब एनी सबसेट, जो भी सबसेट कोई भी मिल जाए आपको, जो भी एक्स क्रॉस वाई का हो, वो एक्स इंटू वाई पे रिलेशन है। ठीक, तो नोट जो कि मैंने अभी बताया, एम्प्टी सेट सबसेट होता है हर सेट का, तो एम्प्टी रिलेशन भी होगा, क्योंकि सी का कोई एक फाई अगर सबसेट ले लिया आपने, दैट इज द रिलेशन। नाउ अब आपको रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस क्या मतलब, नंबर ऑफ सबसेट ही तो है, क्योंकि सब किसी भी सबसेट को तो आप रिलेशन बोल दे रहे हो ना, ए क्रॉस बी के किसी भी सबसेट को, तो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट उतने रिलेशंस। तो number of relations is equals to total number of relation from x to y is nothing but total number of subset, जितने सबसेट हो गए x क्रॉस y के। और अभी x क्रॉस y के कितने एलिमेंट्स हो सकते थे, मैंने अभी बताए थे, ये रहे। अगर x में m है, y में n है, तो x क्रॉस y में कितने हो गए, mn। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकाल रहे हो, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट का मतलब पावर सेट, power set of x cross y, that is power set of x cross y, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सबसेट तो पावर सेट ही देता है ना। अब पावर सेट ऑफ x क्रॉस y, तो पावर सेट की कार्डिनलिटी अगर a में n है, तो हमें पता है pa में 2 की पावर n होंगे। ठीक है, अब n की वैल्यू यहाँ पे फिलहाल क्या है, क्योंकि आप तो पावर सेट a का नहीं कह रहे हो, पावर सेट ऑफ c कह रहे हो, c क्या है, a क्रॉस b। तो पावर सेट ऑफ 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी या एक्स क्रॉस वाई जो भी है, ए क्रॉस बी की 2 की पावर क्या, m इंटू एन, तो 2 की पावर mn। ठीक है, mn पता चल गया कहां से आया है, क्योंकि mn अब एक जो कार्डिनलिटी है वो ए क्रॉस बी की है, क्योंकि रिलेशन किसके ऊपर होगा, दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट। ठीक है, चलिए अब है टाइप्स ऑफ रिलेशन और उनकी काउंटिंग, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी आपको।
अभी आपको आज रिलेशन तक मैंने पढ़ा दिया और नंबर ऑफ रिलेशंस पे। अब क्योंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये हम कल नए लेक्चर में लेंगे, तो तब तक क्योंकि आज आपका फर्स्ट लेक्चर है, और देखिए आप जो वीडियो में डाल रही हूँ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करने से आपका फायदा ये होगा, जिस दिन भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा और आप तुरंत ही उसे देख सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है, देखिए 3 दिन की क्लासेस में सिलेबस को कवर करना मुश्किल है, इसलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाऊंगी। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के अलावा हो सकता है किसी दिन मैं संडे में भी आपको लेक्चर भेजूं, किसी दिन हो सकता है थर्सडे में भी लेक्चर भेजूं, तो फिर आपको डिफिकल्ट होगा रोज रोज मैनेज करना, तो सारे आपको यहीं मिल जाएंगे। और क्योंकि डेटा प्रॉब्लम होती है, मैं आपको स्पेशली भेजूंगी, यहाँ पर आराम से जिस टाइम हो आपका टाइम आप देख सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि रेगुलर रहें, तो कुछ टाइम बाद में लाइव लेना शुरू कर दूंगी इस सेशन को, बट प्रोवाइडेड यू शुड बी रेगुलर, और मुझे पता चलना चाहिए दैट यू आर सीइंग द लेक्चर। ओके देन, सो आज यही करते हैं अपनी क्लास स्टॉप हम।